मास्टर माइंड के हैं, सहूलतकार के हैं, एग्जीक्यूटर के हैं, उस बंदे को वफाकी काबीना का हिस्सा बना दिया गया है। अवाम को एक पैगाम दिया गया है कि अवाम के साथ किसी किस्म की मफामत नहीं होगी, बल्कि अवाम के खिलाफ खुली जंग लड़ी जाएगी। अवाम को तुन के रख दिया जाएगा। और एक और मैसेज दिया गया है इस तकर्री के जरिए, और वो ये है कि अगर हमारे सामने सजदा रेज हो जाओगे, हमारी खिदमत करोगे, हमारा हुक्म बजा लाओगे, तो दुनिया तुम्हारे कदमों में निछावर कर दी जाएगी। हमारे खिलाफ अगर जाओगे तो इसी दुनिया को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना देंगे। ये सारा कुछ तो सुना सुना सा लगता है। ये तो पेशन गोइयों में हमें पता चलता है कि दज्जाल के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है कि जो दज्जाल की मानेगा, दज्जाल उसे कहेगा कि मैं तुम्हें अपनी जन्नत में भेजूंगा, और जो उसकी नहीं मानेगा उसको वो बज़ाहिर जहन्नुम में भेज देगा। ये इलादा बात है कि ये लोगों का ईमान का इम्तिहान होगा, और जो दज्जाल को दोज़ख नजर आएगी वो एक्चुअली लोगों के लिए राहत का बायस बनेगी, जो ईमान के लिए स्टैंड ले लेंगे। लेकिन यहां तो यही निजाम नजर आ रहा है। मोहसिन नकवी जिल्ले शाह के कत्ल में किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व। उस मोहसिन नकवी को वफाक में वजारत दे दी गई है, हल्फ भी उठवा लिया गया है। जो निगरान हुकूमतों का हिस्सा थे, एक को उठा के वज़ीर आला बलोचिस्तान बना दिया गया है, एक को उठा के वज़ीर दाखिला पूरे मुल्क का बना दिया गया है। ये आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये जरा देखें तस्वीरें इन बेचारों की, मैं आपके सामने रखता हूं। ये सारे लोग हैं जिसमें इमरान खान के भांजे हसन न्याजी भी टॉप पर हैं, मियां आबाद फारूक भी हैं, और बाकी सारे लोग भी आप देख लें। और ऐसे और भी हैं जिनको फौज ने अपनी हिरासत में रखा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में एक केस पेंडिंग है कि फौज क्या सिविलियन का ट्रायल कर सकती है। काजी साहब उस अपील को समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं कर रहे। आपको पता है कि फौज की हिरासत में सिविलियन के साथ क्या किया जा रहा है, जिन पे 9 मई के फॉल्स फ्लैग के बाद झूठे इल्जाम लगाए हैं। लोगों को पुलिस की हिरासत से फौज लेकर गई, उसके बाद लोगों पर तशद्दुद किया गया, जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद किया गया। तशद्दुद के तरीके जरा देखें, बिल्कुल सीआईए वाले हैं। अच्छा, इसमें कोई रईस है, एक नौजवान, उसकी कहानी बताई जा रही है, जो वकील इनका केस देख रहे हैं उनकी तरफ से। वो ये कहते हैं कि उसको जब तशद्दुद किया गया, उसके पांव पे मारा गया, बहुत ज्यादा उसको मारा गया, कमर पे उसके मारा गया, जिस्म पे उसके निशान ही निशान थे। उसने कहा जी कि मैं आपकी मर्जी का बयान नहीं दूंगा। अब ये 28 लोग हैं जिन पे तशद्दुद करके और बयान उनसे दिलवाए गए हैं मजिस्ट्रेट के सामने। और नौजवान का जिक्र हो रहा है जिसका नाम रईस बताया जा रहा है, कि उसको मारा गया, वो नहीं माना। फिर जो वाटर बोर्डिंग होती है ना, जो पानी डाला जाता है आपके ऊपर, आपको सांस भी नहीं लेने दिया, आपका सर पानी के अंदर डाल दिया जाता है, या आपके ऊपर कपड़ा रख के मुंह पे पानी फेंका जाता है मुसलसल, कि आप सांस भी ना ले सकें। और वो मुसलसल एक्सटेंडेड पीरियड तक किया जाता है, यहां तक कि आपको गोते आना शुरू हो जाते हैं। वो तशद्दुद भी किया गया, वो नहीं माना। ऐसा कोई जरी जवान है कि वो फिर भी नहीं माना कि मैं नहीं दूंगा जाली बयान मजिस्ट्रेट के सामने। फिर इन्होंने क्या किया कि जो आपके नाखून होते हैं ना हाथ पांव के, वो खींचने के लिए जो औजार होते हैं वो लेकर आ गए। उनसे कहा जी कि आप तैयार हो जाओ, तुम ऐसे नहीं मान रहे, अब हम तुम्हारा एक एक नाखून खींच के निकालेंगे, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने तुम फन्ने खान हो। ये वो वक्त था जब वो टूट गया, और उसने कहा ठीक है मैं बयान दे देता हूं। उसे मजिस्ट्रेट के सामने लेकर गए, और किसी तरीके से उसने अपनी शर्ट उठा के मजिस्ट्रेट को अपने तशद्दुद के निशानात दिखा दिए। मजिस्ट्रेट जो था उसने कहा कि मैं इसका बयान नहीं लूंगा, इसको आप तशद्दुद करके लाए हैं। ये बयान इन्होंने करवा लिए हैं मार मोर के। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल होगा, हजरत खालिद बिन वलीद की फौज होने का जो दावा करते हैं, क्या हजरत खालिद बिन वलीद दुश्मन पर भी ऐसा बेईमाना तशद्दुद करने की इजाजत देते? और फिर अगर आपने जिनको दुश्मन करार दिया है वो होते भी आपके कलमा गो मुसलमान, तो क्या ऐसा तशद्दुद करने की इजाजत दी जाती? हमने तो आपको उस पैमाने पर देखना है कि आप उम्मत मुस्लिमा की फौज हैं, हमने वो पैमाना सेट करना है। आपने सियासतदानों पर तशद्दुद किया,
سینیٹرز تک کو نہیں چھوڑا آپ نے. امیجن کریں عمران خان کی حکومت آ جاتی, 9 فروری کو یہ ڈاکہ نہ مارتے. فوج کی قید میں جو لوگ تھے نا, عمران خان نے پہلے دن قانون سازی کر کے نا سویلین کے ملٹری ٹرائل کے خلاف قانون بنا دینا تھا فوراً. آرمی ایکٹ میں تبدیلی ہو جانی تھی, آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں تبدیلی ہو جانی تھی. پھر اس کے بعد ان لوگوں کو بٹھا کے عمران خان نے کہنا تھا سب پریس کانفرنس کرو اور بتاؤ کہ تم پہ کیا مظالم ہوئے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس کس کے جرائم کھل کے سامنے آ جاتے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس کس کی گردن کے گرد پھندا ہوتا. اس گریوٹی آف دا سچویشن کو سمجھیں گے کیوں 9 فروری کو وہ کیا گیا ہے جو کیا گیا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا سانیہ پاکستان ٹوٹنے کے بعد 9 فروری ہے. جو 9 فروری کو کیا گیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, پاکستان کے ساتھ اس سے بڑی غداری مودی کو بھی ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا کنٹرول سنبھالو, وہ نہ کر سکتا. مودی بھی تھوڑی سی حیا کر جاتا, لیکن عوام کے ووٹ ڈالنے کے بعد اتنا بھونڈے انداز میں فارم 47 پہ اپنی مرضی کے نمبر نہ لکھ لیتا. یہ مودی بھی نہ کرتا جو اس ملک کے ساتھ کیا گیا 9 فروری کو. ہمیں سانیہ 9 فروری کی مذمت کرنی پڑے گی اور ان سے بھی کروانی پڑے گی, تب جا کے یہ ملک ٹھیک ہوگا. جس دن پاکستان کا ہر سیاستدان, ہر بیوروکریٹ اور ہر وردی والا بندہ 9 فروری کی مذمت کرے گا, اس دن پاکستان ٹھیک ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں. نفرتیں لوگوں نے دلوں میں پال لی ہیں, اپنے دماغوں میں بٹھا لی ہیں. یہ نفرتیں 3 نسلوں تک جائیں گی, 5 نسلوں تک جائیں گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں. چند لوگوں کی نوکری کو شاید کچھ دوام مل جائے گا, لیکن یہ نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں, یہ ختم نہیں ہوں گی. اب آپ آب زمزم سے غسل کر کے آ جائیں, پھر خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو جائیں اور آپ جو مرضی وعدے کر لیں عوام سے, یہ نفرت نہیں ختم ہونے والی. یہ صرف تب ختم ہوگی جب کلاک ریورس ہوگی اور 9 فروری کے بجائے معاملہ 8 فروری کو شام 5 بجے سے شروع ہوگا. اصل